अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम कैसे हैं सलाम। सर? अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत से सर कैसी है? ठीक ठाक है। Ué, que pede, Dudu? माशाल्लाह। Écoutez, सब देसी गाला पेनिया ने। तो काइंडली अपना अपना माइक ऑफ कर लें, शोर बहुत आ रहा है बैकग्राउंड से। अच्छा, हम लोगों ने HTML तो देख ली थी काफ़ी ज़्यादा। अब हम CSS की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम। तो अब हम कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, बस अब हाल चाल पूछना बंद करते हैं, टाइम थोड़ा होता है हमारे पास। ठीक है सर, ठीक है ठीक सर, है, ठीक है सर, सारा टाइम आपका, आप जितना मर्जी लें। ठीक हो गया। तब हम देखेंगे कि बेसिक जो स्टाइलिंग होती है ना, वो कैसे करते हैं। तो आज हम अपना CSS स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं एक नई फाइल क्रिएट करूँगा। सर कुछ रह नहीं था, क्या आपने कहा था लास्ट पे कुछ रह गया है? वो टेबल्स रहते हैं, वो देख लेंगे। HTML। हाँ, वो टेबल्स ही रहते हैं, वो आजकल यूज भी नहीं होते। अभी टाइम बचता तो देख लेंगे। ठीक है सर, सही है सर, ठीक है। CSS डेमो फाइल कैसे का आपके? नाम .html। ये मैंने एक HTML की फाइल क्रिएट की। यहाँ पे टेम्पलेट HTML का ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेते हैं। फिलहाल इन दो की हमें ज़रूरत नहीं है। टाइटल CSS डेमो, और इधर एक H1 दे देते हैं, हेलो वर्ल्ड। और इधर एक बटन भी दे देते हैं। CSS डेमो फाइल को मैं ओपन करता हूँ। अच्छा, ये हमारा एक बेसिक लेवल का हमने एक वेब पेज बनाया है। ये हमारी H1 है, ये हमारा बटन है। अब हम इसको CSS के ज़रिए इसकी स्टाइलिंग करना चाहते हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन होता है ना, उसको हम कहते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। कि हम HTML पेज के ऊपर ही हर एलिमेंट को उसका स्टाइल दे देते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होता है, इसके लिए हमें HTML टैग के अंदर जाना होता है और उसको एक एट्रीब्यूट देना होता है स्टाइल के नाम का। STYLE स्टाइल, ये एट्रीब्यूट देना होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम इस एलिमेंट का स्टाइल क्या रखना चाहते हैं। फर्ज करेंगे H1 है, मैं इसका कलर बदलना चाहता हूँ। तो CSS की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको कहते हैं कलर। जो प्रॉपर्टी होगी वही इसका नाम होगा। कलर कलर इसको मैं देना चाहता हूँ रेड। मैंने यहाँ पे रेड दिया, फाइल को सेव किया। मैंने किया क्या, मैं H1 के अंदर गया, उसको एक प्रॉपर्टी दी स्टाइल के नाम की, और स्टाइल में मैंने लिख दिया कलर कॉलन, कलर का नाम, और आगे सेमी कॉलन से स्टेटमेंट को एंड कर दिया। अब देखते हैं कि हमारे पेज पे क्या इसका असर होगा। रिफ्रेश किया, ये देखें हमारा H1 हो गया रेड। ये बेसिक तरीका है कि हम CSS के ज़रिए एक HTML पेज को स्टाइल कैसे करते हैं।
अगर मैं अपना जो बटन है, बटन को भी बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, देखें अभी बटन ग्रे कलर का है, तो मैं इधर आऊँगा बटन पे, बटन के अंदर जाऊँगा, इसको एक प्रॉपर्टी दूंगा स्टाइल नाम की, और इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं जस्ट लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, ये आ गया बैकग्राउंड कलर। इसको हम दे देते हैं जी ब्लू। फाइल को सेव किया, ये देखें जी बटन का कलर बदल गया। मीन्स दिस इज एज सिंपल एज यू थिंक। जैसा कि आपने आज जैसा कि आप सोचेंगे ना, मैंने अपने पेज को इस तरह से स्टाइल करना है, CSS में उसी नाम से कोई ना कोई चीज़ मौजूद होगी। अगर आपने कलर बदलना है तो कलर का नाम होगा प्रॉपर्टी का, अगर आपने बैकग्राउंड कलर बदलना है तो प्रॉपर्टी का नाम होगा बैकग्राउंड। अच्छा, अब हमारे पास ये जो तरीका कार है जिसमें हम एट्रीब्यूट के अंदर ही प्रॉपर्टी देते हैं स्टाइल की, इसको हम कहते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। इसको हम कहते हैं, यहाँ पे मैं कमेंट देता हूँ, इनलाइन CSS स्टाइलिंग। ये तरीका बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि हमारा वेब पेज बहुत बड़ा होता है और हमारे वेब पेज पे 1000 लाइंस ऑफ कोड भी हो सकती हैं, तो हम अलग-अलग हर एलिमेंट को जाके स्टाइल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास एक और तरीका होता है। अब हम वो देखते हैं कि वो क्या तरीका है। पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ सारे को, कंट्रोल/ कमेंट आउट हो गया। यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ H2 में लिखता हूँ INH2। अब हमारा जो पेज है वो ये मैंने ये केली लिखी H2। अब मैं इसको स्टाइल करना चाहता हूँ। हमारे पास जो दूसरा तरीका होता है ना, वो होता है हम हेड टैग के अंदर आते हैं। ये हेड का ओपनिंग टैग है, ये हेड का क्लोजिंग टैग है। हम इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर एक नया टैग बनाते हैं और उस टैग को हम नाम देते हैं स्टाइल टैग। ये मैंने स्टाइल का टैग बनाया। अब जो भी मैंने CSS लिखनी है ना अपने पेज की, मैं इस टैग के अंदर लिखूंगा। अगर मैं H2 का कलर बदलना चाहता हूँ, ये स्टाइल टैग है ना, मैं जरा ऐड कर लूँ। ये जो है ना स्टाइल टैग, इसके अंदर मैं आऊंगा, इसके अंदर मैं जस्ट लिखूंगा H2 को सिलेक्ट करो, कर्ली ब्रेसिस, उसका कलर कर दो तुम येलो। अब देखते हैं कि H2 का कलर बदला कि नहीं। ओह, येलो के स्पेलिंग अलग लिखे हैं, सॉरी मैंने येलो YE, ये आ गया, ठीक हो गया। ये देखें इसका कलर हो गया येलो। ये हमारे पास दूसरा तरीका है। पहला तरीका होता है इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग में हम एलिमेंट के अंदर ही स्टाइल प्रॉपर्टी लिखते हैं और उसका स्टाइल लिख देते हैं। दूसरा तरीका होता है हम अपने हेड के अंदर जाते हैं, ये हमारा हेड है, हेड के अंदर एक नया टैग बनाते हैं स्टाइल का, और स्टाइल के अंदर उन एलिमेंट्स का नाम लिखते हैं जिसको हमने स्टाइल करना है, और कर्ली ब्रैकेट में डाल के उनका वो लिख देते हैं कि हम उनके साथ करना क्या चाहते हैं। तो ये सर ये वर्क दोनों सेम ही करेंगे, इनलाइन में भी वही वर्क करेगा जो उनका हम ऊपर स्टाइल सेक्शन में करेंगे? बिल्कुल सेम काम करेंगे, लेकिन हमारे पास ये काइंडली अपना माइक ऑफ करने, शोर बहुत आ रहा है भाई, माइक ऑफ कर लेना यार प्लीज। अच्छा, हमारे पास जो वेब एप्स होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, और एक पेज के ऊपर हो सकता है हमारे पास 2000 एलिमेंट्स हैं। अब हमने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है। अगर हम ये इनलाइन यूज़ करेंगे तो 2000 एलिमेंट्स पे जाके हमें अलग-अलग से उनके स्टाइल लिखने पड़ेंगे, तो वो हमारे लिए एक टाइम पे जाके इम्पॉसिबल हो जाएगा उस तमाम बर्डन को मैनेज करना। तो जो ये तरीका है ना स्टाइल वाला, हम जस्ट स्टाइल हेड के अंदर जाते हैं, स्टाइल का एलिमेंट बनाते हैं और उस एलिमेंट का नाम लिखते हैं, नाम लिख के आगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ हमने इसके साथ करना है वो हम करते हैं। लेकिन ये तरीका भी बिल्कुल गलत है। ये तरीका भी गलत है आजकल की दुनिया में इनलाइन, और ये जो स्टाइल वाला है ये भी गलत है। हम एक तीसरा तरीका यूज करते हैं, उसको कहते हैं कि CSS की फाइल को अपनी मेन HTML की फाइल के अंदर हमने इम्बेड करना है। तो अब हम वो देखेंगे वो तरीका क्या है।
मैं ये स्टाइल को काटा कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ इसी फोल्डर में, सेम फोल्डर में, न्यू फाइल, इसको रख देता हूँ CSS डेमो और इसकी मैं एक्सटेंशन देता हूँ .css। इस फाइल की एक्सटेंशन थी .html, पर इस फाइल की एक्सटेंशन है .css, मतलब ये एक CSS की फाइल है। अब जो स्टाइल मैंने यहाँ पे लिखा था H2 का, मैंने इसको दिया था येलो कलर। अब मैं इसका एक दफ़ा मैंने इसका कलर मिटा दिया, ये देखिए दोबारा से ब्लैक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं H2 को दोबारा से कलर चेंज करूँ, लेकिन अपनी CSS की फाइल के अंदर से। तो मैं अपनी CSS की फाइल में जाऊँगा, मैं एलिमेंट का नाम लिखूंगा H2 जिसका मैंने कलर बदलना है, कर्ली ब्रैकेट्स, इसको प्रॉपर्टी दूंगा कलर की, सेमीकोलन, और इसका कलर जो भी कर देते हैं पिंक कर देते हैं, पिंक। आगे ये कॉलम से इसको बंद कर दिया। अब मैंने H2 का स्टाइल दे दिया अपनी CSS फाइल के अंदर। अब देखते हैं कि मेरी पेज पे कलर आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आया। ये कलर क्यों नहीं आया? क्योंकि ये मेरी HTML की फाइल है और ये मेरी CSS की फाइल है। मेरी HTML की फाइल को पता ही नहीं कि इस फोल्डर में कोई और CSS की फाइल मौजूद है भी कि नहीं मौजूद। तो इस HTML की फाइल को बताने के लिए कि तुमने अपने स्टाइल CSS की कौन सी फाइल से उठाने हैं, हम एक एलिमेंट यूज करते हैं, उसको कहते हैं लिंक, LINK, लिंक। टैब प्रेस करूंगा, ये ऑटो इसने मुझे लिंक टैग दे दिया। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है रिलेशन की, REL का मतलब होता है स्टाइल शीट। मतलब ये जो टैग है ना, ये स्टाइल शीट के लिए यूज होता है। REL हमारे ब्राउजर को बता रहा होता है जो लिंक है ना, ये एक स्टाइल शीट के साथ लिंक है। स्टाइल शीट का मतलब ये एक CSS की फाइल के साथ लिंक है। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो होती है HREF का मतलब होता सर के बाद कौन सा बटन प्रेस किया था? है इसके बाद, लिंक के बाद? हाँ, लिंक के बाद बटन प्रेस किया था मैंने टैब का। ये ओके। जो है ना VS कोड इसलिए यूज करते हैं, ये हमारे काम को बहुत तेज कर देता है। जैसे कि मैं दोबारा, मैंने लिखा LIN के नीचे ये आ रहा है लिंक, जस्ट मैं टैब प्रेस करूंगा, इसने मुझे वो टैग बना के दे दिया। दैट्स इट। सारे काम हमने ऐसे ही करने हैं। अच्छा, अब जो है ना HREF के अंदर हम अपनी CSS फाइल का एड्रेस लिखेंगे। तो हमारी CSS फाइल सेम फोल्डर के अंदर ही है, तो हमने जस्ट इसका वो लिख देना नाम। इसका नाम है CSS demo.css। हम लिखेंगे CSS demo.css और इसको सेव करेंगे। इस फाइल में हमने H2 की स्टाइलिंग की है। अब हम देखेंगे कि अब ये इसके साथ लिंक हुआ है कि नहीं। ये देखें, H2 का कलर बदल गया। ये हमारे पास तीसरा तरीका है CSS को इम्बेड करने का। पहला था इनलाइन, जो कि बहुत गंदा तरीका है। दूसरा था हेड के अंदर हम स्टाइल का टैग बनाते हैं, वो भी बहुत गंदा तरीका है। जो स्टैंडर्ड तरीका है ना, जो लेटेस्ट यूज होता है, वो होता है विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग। अच्छा, अगर ये जो हमारी CSS की फाइल है ये किसी और फोल्डर के अंदर मौजूद है, अभी तो देखें ये हमारी CSS demo.html है और ये है CSS demo.css फाइल। अगर ये जो हमारी CSS फाइल है किसी और फोल्डर के अंदर मौजूद है, तब हमने इसको कैसे लिंक करना है? मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ। इस फोल्डर का नाम लिखता हूँ, फर्ज करें मैंने लिख दिया माई स्टाइल्स, STYLES। ये फोल्डर बनाया और अपनी इस CSS की फाइल को कट किया और माई स्टाइल्स फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। अब जो मेरी CSS की फाइल है वो इस फोल्डर के अंदर पड़ी है, पर जो मेरी HTML फाइल है ना CSS डेमो, वो मेरी उससे पहले वाले फोल्डर में पड़ी है। अब मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करूं, ये देखें स्टाइल इसने फिर अपने गुम कर दिए, क्योंकि जो मैंने HREF में इसको एड्रेस दिया था ना, वो मैंने दिया था जैसे इसका नाम। अगर मैं इसका अकेला नाम लिखूंगा तो ये समझेगा कि उसी फोल्डर के अंदर जिसके अंदर ये फाइल पड़ी है CSS की भी फाइल पड़ी है। अब वो किसी और फोल्डर के अंदर फाइल पड़ी है तो मुझे उसका एड्रेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मैं लिखूंगा स्लैश, फोल्डर का नाम मैंने क्या रखा था, मैंने रखा था माई स्टाइल्स STYLES स्लैश फाइल का नाम। तो ये अब हम देखेंगे इसने इसके स्टाइल को पिक किया कि नहीं किया। सर ऊपर फाइल में भी तो डिलीटेड आ गया, साथ CSS की फाइल में ऊपर डिलीटेड लिखा आ गया।
वो मैंने ये ओपन ही नहीं किया, ठहरे, इसको सेव किया। ये लिंक माई स्टाइल्स STYLES डेमो, माई स्टाइल्स CSS डेमो, ये स्लैश हटा के देखते हैं जरा, ठहरे। ठीक हो गया। फोल्डर के नाम से पहले स्लैश नहीं लगाना, दैट वाज मिस्टेक। ठीक हो गया। ये अब आपको ये बताया गया कि अगर आपने फोल्डर्स के अंदर, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि जब आप कोई अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, आप एक ही फोल्डर के अंदर सारी की सारी फाइल्स नहीं रख देते, आप उनको डिफरेंट फोल्डर्स में मीनिंगफुल नेम्स दे के रखते हैं, ताकि आपको पता चलता जाए कि किस फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल्स पड़ी हैं। इसी तरह जब आप जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे, उसको आप JS के फोल्डर में रखेंगे। तो ये तो छोटा सा तारुफ हो गया कि भाई हम लिंक को किस तरह वो करते हैं, मतलब CSS की फाइल को लिंक कैसे करते हैं और उसको यूज करते हुए स्टाइलिंग कैसे करते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मैंने एक पेज है मेरा स्टार्टर के, मैंने पहले से ये एक डमी पेज बना हुआ है HTML का। अब इसको यूज करते हुए हम HTML की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि इस डमी पेज को हम CSS के जरिए स्टाइल कैसे करेंगे। मैं इसको खोलता हूँ अपने जो कोड एडिटर में, ये फाइल में बंद कर देता हूँ पहली वाली। ये index.html, ये इसकी HTML फाइल है और ये इसको हमने ब्राउजर में ओपन करके देखा है। सबसे पहले हम देखते हैं कलर्स, जो HTML में कलर्स यूज होते हैं उसके सिस्टम को समझते हैं कि कलर्स कौन कौन से यूज होते हैं। अगर हम इधर आए, अगर हमने किसी एलिमेंट का कलर बदलना है, तो मैंने पहले जस्ट लिखा था, इसकी मैं एक CSS फाइल या क्रिएट कर देता हूँ, न्यू फाइल, इसका नाम रख देता हूँ app.css। अब ये लिंक के जरिए, ये लिंक है, ये app.css मैंने इसका उसके साथ लिंक किया हुआ। अब जो है ना app.css, इसमें ये जो है H1 का हमने कलर बदलना है। H1 कलर ग्रीन, ये हमारी फाइल है, ये देखें ग्रीन हो गया। अच्छा, अब जरा CSS के कलर सिस्टम को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हमारे पास तीन तरीके होते हैं, या तो हम कलर का नाम ऐसे लिख देते हैं, या हमारे पास तरीका होता है, उसको हम कहते हैं RGB सिस्टम। जैसा कि ये देखें, ये हमारे पास कलर है और इसका RGB कोड ये है। RGB से मुराद होता है, R का मतलब होता है रेड, G का मतलब होता है ग्रीन और B का मतलब होता है ब्लू। आपने बचपन में साइंस की किताब में पढ़ा होगा कि दुनिया में सिर्फ 3 कलर होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और उन तीनों कलर्स को मिला के आप दुनिया का कोई भी शेड या कलर क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक आपने पढ़ा ही होगा, ऐसे ही है ना? LCD में भी ऐसे RGB है, ठीक हो जब गया। हम लोगों ने सर 9th क्लास में पढ़ा था ये, हाँ ठीक हो गया। तो कलर मिक्स करके स्क्रीन बन। हाँ ठीक हो गया। अच्छा, अब जब आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं तो हर ब्रांड का अपना कलर होता है। अगर आप कलर को उनके नामों से लिखना शुरू कर देंगे ना, तो तकरीबन हमारा मॉनिटर है ना, वो 16,000 कलर्स को सपोर्ट करता है। तो 16,000 नाम ना हमें मिल सकते हैं, ना नाम याद हो सकते हैं। तो हम कलर को नाम की बजाय ना, अगर RGB के जरिए CSS में लिखे ना, तो उसके में बहुत फायदे होते हैं कि हम R की वैल्यू लिख दें, और वैल्यू होती है 0 और 255 के दरमियान। 0 का मतलब होता है कि मतलब R इसमें 0 है, इसमें रेड 0 है। अगर मैं यहाँ पे पहले लिखूं 0 मतलब रेड 0, यहाँ पे 92, जो ग्रीन का हिस्सा है वो है 92, और यहाँ पे लिखा है 92, ब्लू का हिस्सा है 92। मतलब मैं अपने ब्राउजर को बता सकता हूँ कि इस कलर में रेड कितना, ब्लू कितना और ग्रीन कितना है, उसका शेड क्या आएगा। अगर मैं इधर आ जाऊं, इसको मैं अब RGB में अगर लिखना चाहूँ,
कलर कॉलन मैं लिखूंगा RGB। अब वो मुझे बता रहा है आपने रेड कितना रखना है, ग्रीन कितना रखना है, ब्लू कितना रखना है। अब ये मेरी मर्जी है, इसको मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ 0 और 255 के दरमियान। इसको मैं अगर दूं 0 जो ग्रीन है, इसको भी मैं अगर दूं 0 और ब्लू को भी मैं दूं 0। इसको सेव करता हूँ, इधर आता हूँ। पहले ये हमारी हेडिंग ग्रीन है, इसको रिफ्रैक्शन ये ब्लैक होगी। ये ब्लैक क्यों हुई? 0 का मतलब है एवरीथिंग इज 0। जब हर चीज 0 होगी वो कलर ब्लैक होगा। और यहाँ पे मैं कलर चुन भी सकता हूँ। मैं जैसे से कलर चुन रहा हूँ आप देख रहे हैं RGB की वैल्यूज भी बदलती जा रही हैं। मुझे जो भी कलर चाहिए अपनी पसंद का, अगर मुझे चाहिए ग्रीन का कौन सा शेड चाहिए, इस तरह ये एडिटर मेरी हेल्प कर रहा है कि मैं उसको मतलब खुद ही लिख सकूं और उसी तरह वो वैल्यू को अपडेट कर देगा। अब हमने ये भी देख लिया कि कलर्स के लिए नाम की बजाय RGB लिखना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं। इसके अलावा कलर को लिखने का एक और तरीका होता है, उसको हम कहते हैं हेक्साडेसिमल कोड। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब आप लोगों की वेबसाइट देखेंगे ना तो उसमें CSS में अगर कलर ऐसे लिखे हैं आपको पता चल जाए, अगर ऐसे लिखे हैं आपको पता चल जाए। हेक्साडेसिमल कोड आपने हेक्साडेसिमल पढ़ी होंगी। हेक्साडेसिमल आपने डेसिमल सिस्टम पढ़ा होगा, उसमें 0 से लेकर 9 तक वर्ड होते हैं। हेक्साडेसिमल में होते हैं 0 से लेकर 16 तक। और ये जो पहले 2 वर्ड होते हैं ना, जैसे ये है C and D, ये बताता है रेड कितना है, ये है 5 and C, ये बताता है ग्रीन कितना है, ये 5C, ये बताता है ब्लू कितना है। तो जस्ट ये बता रहा हूँ कि अगर इस तरह कलर लिखे होंगे आपको पता होना चाहिए ये इसका कोड है। अगर इस तरह लिखे होंगे आपको पता होना चाहिए ये RGB उसने यूज किया है। और अगर नाम लिखा होगा, अगर आप किसी की वेबसाइट को इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि उसने स्टाइलिंग में कलर के लिए वो यूज किया है नाम। चलें, अब हमने क्या देखना है जी। यहाँ तक आपको कोई वो तो नहीं कंफ्यूजन वगैरह? नो सर। नो सर। ठीक हो गया। बंदी माइक बंद कर यार। माइक बंद करो यार। मनी माइक बंद करके उतार के चेक कर ले यार। अच्छा, अब हम देख लेते हैं सर फॉन्ट्स और बैकग्राउंड कलर भी। हाँ, फॉन्ट्स और बैकग्राउंड कलर भी देख लेते हैं। अच्छा, अब CSS की डिफरेंट प्रॉपर्टीज जैसे आप कह रहे हैं फॉन्ट्स, बैकग्राउंड कलर। अब मैं इधर आ जाता हूँ। अच्छा, ये H1 था ना हमारा। H1 के अंदर अब इसका हम देखते हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन की। लाइक अगर मैंने इधर ओपन की हो, टेक्स्ट को अलाइन कैसे करना है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं तो आप टेक्स्ट को अलाइन, ये देखें, ये मैंने किया राइट, ये यहाँ पे दिखा रहा है ऑनलाइन कि अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा टेक्स्ट राइट की तरफ लाइन हो जाएगा। अगर टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी यूज करूंगा लेफ्ट लिख के तो लेफ्ट हो जाएगा। अगर मैं सेंटर करूंगा तो वो सेंटर हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं अपने H1 पे आ जाऊं तो यहाँ पे मैं लिखूं टेक्स्ट अलाइन ALI। अब इसको मैं करता हूँ सेंटर, इसको सेव किया, मेरा पेज ये है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये देखें ये मेरी हेडिंग है ना सेंटर में आ गई। इसके अलावा अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँ अपनी हेडिंग का, वो भी मैं कर सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर ये हम दे देते हैं कुछ भी, ये अच्छा लग रहा है। बैकग्राउंड कलर इसका कर दिया मैंने, ये आ गया। अच्छा, अब आपने एक चीज गौर करनी है, ये हमारा है H1। जब मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दिया तो ये सारे का सारा, ये जिस लाइन में है ना, सारे की सारी स्क्रीन उस लाइन की वो होगी जो कलर है, फर्ज करेंगे रेड कलर है। तो ये क्यों होगी? ये इसलिए होगी, जो हमारा H1 टैग होता है ना, वो स्क्रीन की सारी जगह घेरता है। इसको हम कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट।
ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब होता है कि एक एलिमेंट को स्क्रीन पे जितनी भी विड्थ मिलेगी ना, या जितनी भी उसकी वो मिलेगी चौड़ाई, वो सारी विड्थ को घेरेगा। तो अगर मैं इसकी विड्थ को कर दूं कम, मैं यहाँ पे इसका लिखता हूँ विड्थ, इसकी चौड़ाई मैं करता हूँ 50%। 50% से क्या मुराद है, जितनी मेरी स्क्रीन होगी ना हाफ हो जाएगी। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ये देखें अब मेरी स्क्रीन इतनी थी, अब जो ये मेरा एलिमेंट है ना ये 50% जगह घेरेगा। ये हो गया। अब मैंने इसको ये प्रॉपर्टी दी थी टेक्स्ट अलाइन की सेंटर की। अगर मैं इसको करूं टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, मैंने इसको लेफ्ट किया, पेज को रिफ्रेश किया, इसको मैं करता हूँ राइट, RIGHT। अच्छा वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही, मैंने चेक नहीं किया। हो रही है सर, हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा अब ये देखें, अब मैंने जितनी इसकी विड्थ रखी थी ना, मेरा टेक्स्ट उसी विड्थ के अंदर अपने आप को अलाइन करेगा। पहले ये पूरी स्क्रीन ले रहा था इसलिए वो राइट पे चला गया था, लेकिन मैंने इसकी विड्थ कर दिया है हाफ, तो इस विड्थ के अंदर ही अपने आप को सेंटर करेगा, या लेफ्ट करेगा राइट करेगा। तो ये तो है टेक्स्ट लाइन की प्रॉपर्टी। अब ये टेक्स्ट लाइन बहुत किस्म की होती है, आप ये WT3 स्कूल में भी देख सकते हैं, और ये जो MDN है ये भी ये यहाँ से भी देख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं फ़ॉन्ट वेट क्या होता है। अगर हम फ़ॉन्ट वेट को देखें तो ये भी वही है कि हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, टेक्स्ट को लाइटर कर सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्डर कर सकते हैं, और फ़ॉन्ट वेट की भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ये अब आपकी अपनी मर्जी है, आपने इसको कैसे करना है। और आप जिस किस्म का फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं ना, फ़ॉन्ट वेट 100 से शुरू होता है 900 तक जाता है। हमारे ब्राउज़र में बिल्ट इन बहुत से फ़ॉन्ट्स होते हैं, और ये इस पर डिपेंड करता है कि हम कितनी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, वो कितनी वैल्यू को सपोर्ट कर रहा है। अगर हम अपनी हेडिंग को ही ले लें, अभी इसका फ़ॉन्ट वेट हम अगर बदलें, फ़ॉन्ट वेट लाइक मैं इसका फ़ॉन्ट वेट ऐसे भी लिख सकता हूँ कि बोल्डर, लाइटर। अब देखें वो बारीक हो गया। पहले मैं इसका बैकग्राउंड ज़रा हटा दूँ, सही नज़र नहीं आ रहा। कलर भी इसका कलर ठीक है। ये देखें हेडिंग ज़रा बोल्ड होती है, मैंने इसको कर दिया लाइटर। तो ये तो हमारे पास होती हैं जी टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़। लेकिन इससे आपको ये अंदाज़ा हो रहा है, आपने जस्ट एलिमेंट का नाम लिखना है, कली ब्रैकेट लगानी है, उस कली ब्रैकेट के अंदर दुनिया जहाँ की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। और CSS की इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई भी बंदा इनको याद नहीं कर सकता, और ना आपने इनको याद करने की कोशिश करनी है। आपने जो भी काम करना है, आपने गूगल पे जाना है, आपने W3 स्कूल पे जाना है, आपने MDN मोजिला डेवलपमेंट नेटवर्क पे जाना है, और सर्च करके देखना है कि आप किस तरह का स्टाइल चाह रहे हैं। तो फिर जैसे जैसे आप अपने उसके साथ प्ले करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं इसको किस तरह का स्टाइल देना चाहता हूँ या नहीं देना चाहता। ठीक हो गया। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टीज भी बहुत होती हैं। लाइक अगर मैं इधर आ जाऊं, ये मेरा मेन पेज है, मैं इसके इधर आता हूँ, मैं इसकी HTML फाइल पे जाता हूँ, पहला पैराग्राफ। अच्छा ये देखें, ये मेरा है एंकर टैग, ये पहला पैराग्राफ है, ये है मेरा पहला पैराग्राफ। इसमें मैंने लगाया हुआ है एंकर टैग। एंकर टैग का मतलब होता है लिंक। इसको हम क्लिक करेंगे, हम किसी और वेबसाइट पे चल जाएंगे जिसका एड्रेस यहाँ लिखा होगा। अभी इस वक्त इसके नीचे लिंक के नीचे लगी हुई है लाइन, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे जो लिंक्स है ना उनके नीचे लाइन ना आए। तो इसका क्या तरीक़ेकार है, ये है एंकर टैग। मैं इधर आऊँगा, मैं यहाँ लिखूंगा ए एंकर टैग कर्ली ब्रैकेट, और एक टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी होती है वो लगाऊंगा, और इसको कर दूंगा नन। मतलब मुझे अपने टेक्स्ट को किसी भी तरह का कोई भी डेकोरेशन नहीं चाहिए। अब आप इधर ज़रा देखिएगा, मैं इसको ज़रा जूम कर दूं। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा
ये इसके नीचे से लाइन गायब होगी। मीन्स हम अपने टेक्स्ट को किसी भी तरह वो कर सकते हैं डेकोरेट। जैसे कि अगर मैं इधर आऊँ, यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज लिखी होंगी। जैसे मैं इसको अंडरलाइन कर सकता हूँ, मैं इसको डॉटेड लाइन ये आगे कर सकता हूँ, इसके नीचे मैं रेड लाइन लगा सकता हूँ, इसके नीचे मैं वेवी लाइन लगा सकता हूँ, और इसके ऊपर नीचे मैं लाइन लगा सकता हूँ। अगर मैं अपने इधर आ जाऊँ H1 पे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, अपने पेज को रिफ्रेश करूं, ये देखें लाइन आ गई। अब मैं इसको स्टाइल भी दे सकता हूँ लाइन को, जैसे कि इधर वेवी, जैसे कि वेवी है, इसका मैं कलर लिख के देखता हूँ। इसके बाद वेवी, देखें ये वेवी होगी। अगर लाइन का मैंने कलर बदलना है, मैं स्पेस दूंगा, जस्ट कलर इसका कर देते हैं येलो, ये होगी, ठीक हो गया। मतलब अब आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा होगा कि आप अपने HTML के पेजेस पे जाके डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ प्ले कैसे करते हैं। जस्ट आपने CSS फाइल में एलिमेंट का नाम लिखना है और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उनका जो भी स्टाइल आप लोग करना चाहते हैं ना, वो स्टाइल आपने कर देना। चलें, अब इसके अलावा टेक्स्ट की कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हम देखें तो लेटर स्पेसिंग को ही देख लेते हैं। लाइक लेटर स्पेसिंग मतलब वर्ड्स के दरमियान, लेटर्स के दरमियान कितनी स्पेस होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 6 पिक्सल, PX का मतलब होता है पिक्सल, और पिक्सल का आपको पता है कि पिक्सल छोटा सा डॉट होता है स्क्रीन के ऊपर। इसको मैं रिफ्रेश करूँ, जी सर। ये देखें इसकी लेटर स्पेसिंग भी बदल गई, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। और इसके अलावा टेक्स्ट में कौन कौन सी, इसके अलावा एक प्रॉपर्टी होती है लाइन हाइट की। जैसे कि ये हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ में ये सिंगल लाइन है, हम चाहते हैं इन लाइन के दरमियान फासला बढ़ जाए। मतलब हम अपने पेज को इस तरह से बना रहे हैं कि हम कुछ भी चाहते हैं। अभी हम सीखने के लिए अजीब अजीब स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि हमने स्टाइलिंग करनी कैसे है। मैंने अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और इसको मैं दे देता हूँ लाइन हाइट की प्रॉपर्टी। लाइन हाइट आ गया सबसे ऊपर, लाइक कितने पिक्सल कर देते हैं, 4 पिक्सल मिसाल के तौर पे। अब ये पैराग्राफ यहाँ गौर कीजिएगा, ये तो कम होगी। इसको हम अगर, मेरे ख्याल से पिक्सल साथ में लिखना होता है इसको, हाँ ठीक हो गया। ये आप देखेंगे मुझे भी नहीं याद कि इसके साथ पिक्सल लिखूं कि ना लिखूं, क्योंकि ये कोई भी बंदा याद नहीं कर सकता। ये जब आपने स्टाइलिंग करनी है ना, आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके देखना है कौन सा एलिमेंट, या आपने लिखना है आई वांट टू चेंज द लाइन हाइट ऑफ माय पैराग्राफ्स, तो आपको गूगल उन वेबसाइट्स पे या उन लिंक पे ले जाएगा जहाँ पे वो CSS जो स्टाइल है ना वो पहले के डिफाइन हुए होंगे। अगर मैं इसको 0 कर दूं, सर कोई, हाँ जी सर कोई ऐसी भी होती है, सर कोई ऐसी भी होती है कि टेक्स्ट का फॉन्ट ही बदल जाए, हाँ मतलब जी, एक ये तो सिंपल लिखा हुआ ना, होती कुछ है, स्टाइलिश सा हो जाए इस तरह। होती है, वो भी हम करके देखते हैं। अब जो मेरा पैराग्राफ है ना, एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है आई थिंक फॉन्ट फैमिली के नाम से, फॉन्ट आ जाएगी, ये ठीक हो गया। ये अच्छे टेक्स्ट एडिटर का यही फायदा है, ये सब कुछ आपको सामने देता है। अब फॉन्ट फैमिली आपने कौन सी लगानी है, ये तमाम वो फॉन्ट्स हैं जो मेरे कंप्यूटर में, जो मेरी विंडोज मुझे बिल्ट इन देती है। आप जो विंडो यूज कर रहे हैं, विंडो 7, विंडो 10, वो आपको अलहदा फॉन्ट देगी। जो लोग एप्पल यूज करते हैं, मैक यूज करते हैं, उसमें बिल्ट इन अलहदा से फॉन्ट होंगे। तो अगर फर्ज करें, अब मैं इसमें से कौन सा फॉन्ट चूज करूं, ये देखते हैं, फैंटेसी नाम बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरे फॉन्ट्स बदल गए। अब ये आप पर है कि आप कौन कौन से फॉन्ट्स, अब ये देखें, एक मैंने अभी आपको पढ़ाने से पहले मैं ज़रा एक्सप्लोर कर रहा था, ये एक वेबसाइट पे है, इसमें बताया गया है कि कौन कौन से फॉन्ट्स, कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बिल्ट इन देता है। तो आपने जस्ट ये फॉन्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, मोनोस्पेस, कॉन्सोल, सैंस सेरिफ, आपने जस्ट उस एलिमेंट पे जाना है, फॉन्ट फैमिली लिखनी है और उसको चूज कर लेना है। अच्छा ये भी हो सकता है कि सर डाउनलोड भी तो कर सकते हैं।
हाँ जी, वो हम गूगल फ़ॉन्ट से डाउनलोड कर सकते हैं। वो हम बाद में देखते हैं, ज़रा अभी जस्ट हम स्टाइलिंग पे फोकस कर लें कि भाई हमने यूज़ कैसे ओके करना है। अगर आपके पास अगर ये फ़ॉन्ट है, आपने इसको कोमा दे के किसी और फ़ॉन्ट का भी नाम लिख सकते हैं, न्यू फ़ॉन्ट वगैरह मिसाल दे रहा हूँ। इसका ये मतलब होगा अगर आपके पास ये फ़ॉन्ट मौजूद नहीं ना ब्राउज़र में, तो ब्राउज़र इसको रिजेक्ट करके अगले नाम को चूज़ कर लेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपने वेबसाइट बहुत से ऐसे लोगों के लिए बनानी है, आपको नहीं पता कि कौन सा यूज़र कौन से डिवाइस पे आपकी वेबसाइट ओपन करेगा, तो आप कोमा दे के यहाँ पे एक और फ़ॉन्ट का नाम लिखेंगे। मतलब आप अपनी वेबसाइट को बनाना चाहते हैं यूज़र फ्रेंडली, तो आप पहले जो सबसे पहले फ़ॉन्ट होगा, ब्राउज़र उसको देखेगा कि वो यूज़र के डिवाइस में है कि नहीं। अगर वो मौजूद नहीं तो वो इस फ़ॉन्ट को देखेगा, अगर वो मौजूद नहीं तो वो इस फ़ॉन्ट को देखेगा। तो हमने वेबसाइट किसी एक खास यूज़र या मशीन के लिए नहीं बनानी होती, हमने वेबसाइट बनानी होती है मल्टीपल यूज़र्स या मल्टीपल मशीन के लिए। चलें, और टेक्स्ट की कोई और प्रॉपर्टी मुझे याद नहीं आ रही, फ़ॉन्ट फैमिली भी होगी। बेतहाशा प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम चलते हैं सिलेक्टर की तरफ। व्हाट आर CSS सिलेक्टर्स? यहाँ तक समझ आ रही है ना आपको? यस सर। ठीक हो गया। अब हमने ये देख लिया कि किसी भी एलिमेंट को पेज के ऊपर हमने सिलेक्ट कैसे करना है। ये फ़ॉन्ट बड़ा ही गंदा लग रहा है, ठहरो जरा। किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कैसे करना है, जैसे हेडिंग को सिलेक्ट किया, पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, एंकर टैग को सिलेक्ट किया, उसके नीचे से लाइन हटाई। अब एंकर टैग के भी सैकड़ों स्टाइल्स हैं, वो वही बात याद किसी को भी नहीं होते, वो जाके गूगल करके W3 स्कूल में जाए, वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। तो हमने ये देख लिया। अच्छा, अब हम जो ये अपनी फाइल पे नाम लिख रहे हैं, इनको हम टेक्निकल जुबान में कहते हैं दीज आर दी सिलेक्टर्स। मतलब ये वो सिलेक्टर्स हैं जो हम सिलेक्ट करते हैं अपनी CSS फाइल में, ताकि हम अपने HTML पेज को सिलेक्ट कर सकें। तो अब हमारे पास अगर दूं, एक सिलेक्टर होता है, उसे कहते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से। स्टार का मतलब है हमारे वेब पेज पे जो कुछ मर्जी है उसको सिलेक्ट करो। लाइक मैंने स्टार सिलेक्ट किया और मैंने कलर दे दिया, ये दे देते हैं, मैंने लिखा स्टार। स्टार का मतलब है जो कुछ भी मेरे पेज पे मौजूद है उसको सिलेक्ट करो और उसका कलर कर दो। ये देखो, अब इसने इस सारे चीज़ों को सिलेक्ट किया और उसका कलर उसने बदल दिया। लेकिन एक मज़े की बात देखें, ये सब कुछ का सिलेक्ट हो गया, इनका कलर बदल गया, लेकिन जो हेडिंग है, हेडिंग को इसने सिलेक्ट क्यों नहीं किया? हालांकि मैं तो कह रहा हूँ कि जो स्टार है ना, स्टार का मतलब है मेरे पेज पे जो कुछ मौजूद है उसको सिलेक्ट करो, उसका कलर बदलो। इसने हेडिंग का कलर इसलिए नहीं बदला क्योंकि हेडिंग मैंने लिखी हुई थी ऊपर और ये स्टार मैंने लिखा है नीचे। जो हमारा ब्राउजर होता है ना, वो CSS की फाइल से ऊपर से शुरू होता है और ऊपर से शुरू होकर कोड को इम्प्लीमेंट करता है और नीचे तक जाता है। और पहले उसने H1 का कलर बदला। जब वो नीचे आया ना, तो उसने देखा कि भाई अब मैंने क्या करना है। अगर मैं इसको ले जाऊं ऊपर, कट करके इस स्टाइल को मैं लेके जाता हूं ऊपर, अब देखते हैं। select everything, ये क्यों नहीं बदला? स्टार का ये भी हो सकता है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। स्टार का मतलब है कि सिलेक्ट एवरीथिंग, इसको